हेलो क्लास 10th। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, यह चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा। ठीक है, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी या इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आपके 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स की बेसिक कवर करने वाले हैं, यानी कि ये होने वाली है आपके चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका। तो देखिए, पॉली यानी कि मैनी, यानी बहुत सारे। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सारी टर्मों से मिलकर बनी हुई। जैसे कि एक रेलगाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, वे कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी टर्म प्लस माइनस के साइन द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मैं लिख दूं 2x, 4x प्लस 5, 6x प्लस 9। इस तरीके से देखो, इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है, इसमें एक, दो टर्म है, इसमें एक और दो टर्म है। ये टर्म देखो प्लस माइनस के साइन द्वारा जुड़ी हुई है, इसमें एक ही टर्म है, तो प्लस माइनस की आवश्यकता है नहीं। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से अब एक और इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, एक, दो, तीन, तीन टर्म्स है। तो इनको कहते हैं टर्म्स, और इनके जोड़ या घटा से ये कड़ी से जुड़ी हुई है, और इसी कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, अब जिक्र करेंगे हम इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें कांस्टेंट क्या होता है, और इसमें वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। अब एक पोलिनोमियल मैंने लिख ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने लिख ली। अब इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल हम किन को कहते हैं, और कांस्टेंट इसमें क्या है, ये हम पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और वेरिएबल देख लेते हैं सबसे पहले क्या होते हैं। वेरिएबल जब भी इस तरीके से लिख रखा हो तो उसमें x दिखे, y दिखे, z दिखे, इस तरीके से u दिखे, w दिखे, या कुछ और लेटर दिख जाए। ठीक है, कुछ और लेटर दिख जाए, वे क्या होते हैं, वेरिएबल। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x है कि नहीं है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अब जो इन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ हो, जो इन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो या चिपका हुआ हो इनसे, बिल्कुल देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या चिपका हुआ है, 1 है, कुछ नहीं तो एक तो है, एक्स से 5 है। यानी कि जो नंबर है, जो नंबर है वे किन के साथ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई है, उनको कहते हैं हम कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या क्या है, एक है और 5 है, एक है और 5 है। ठीक है, क्लियर बात। कोफिशिएंट किनको कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखे हुए हों, या जो वेरिएबल के साथ बिल्कुल चिपके हुए हों, जो वेरिएबल के साथ लिखे हुए हों, उनको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। इसको एक को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। इसको क्या कहेंगे, 5 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई है। और जो किसी वेरिएबल के साथ है ही नहीं उसको क्या कहेंगे, जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 6। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर देखो आप, यहां पर वेरिएबल है एक्स, यहां पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और एक्स का कोफिशिएंट है बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी। तो कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, सी। क्लियर है बात। अब इसको इस तरीके से, पोलिनोमियल तो मैंने बताई थी, 2x भी है, 3x प्लस 5 भी है, और ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी पोलिनोमियल है। इसमें सर एक टर्म है, इसमें सर दो टर्म है, इसमें सर तीन टर्म है, यानी कि टर्म के बेस पर भी इनके कुछ ना कुछ तो नाम होते होंगे।
अलग अलग टर्म में लिखी हुई पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम भी होते होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो जो इनके टर्म के हिसाब से जो इनको नाम दिए गए हैं, तो चलो अब उनको डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर टर्म के नंबर के आधार पर इसको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया इसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो पोलिनोमियल एक टर्म में लिखी हुई है, जैसे 2x 3y -4y², इनमें एक एक टर्म है। जिस पोलिनोमियल में एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म में लिखी हुई हो, तो उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, उसका क्या नाम दिया गया है, मोनोमियल। जिसमें दो दो टर्म हो, जैसे x + 2 5y² -9, इसमें दो दो टर्म है, 1 2 और यहां पर 1 2, दो टर्म है। तो जिस पोलिनोमियल में दो दो टर्म हो उसको नाम दिया गया है बाइनोमियल। क्लियर है। अब जिसमें तीन टर्म हो, देखो x² + 5x + 6, तीन टर्म है यहाँ पे, x² -2x -8, यहां पर भी तीन टर्म है। तो जिस पोलिनोमियल में तीन तीन टर्म हो उसको नाम दिया गया है ट्राइनोमियल। ठीक है, और जिस पोलिनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, तीन से ज्यादा कितनी भी हो, जैसे x⁻³ + 2x² -5x + 10, यहां पर कितनी है, 1 2 3 4, चार टर्म है ये। वैसे तो इन सभी को पोलिनोमियल कहेंगे, लेकिन इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। और तीन से ज्यादा टर्म अगर है तो उसको भी, उसका नाम भी पोलिनोमियल ही दिया गया है, उसका नाम तो पोलिनोमियल ही है। ठीक है, इनके तो ये पोलिनोमियल भी हैं और इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, लेकिन जो तीन से ज्यादा टर्म हो उसका नाम पोलिनोमियल ही दिया गया है, वे पोलिनोमियल ही हैं। क्लियर है बात। ये होता है क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब के टर्म के नंबर के आधार पर इनको क्या क्या कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, ट्राई तीन। ठीक है, और पोलिनोमियल जिसमें तीन से ज्यादा टर्म हो। ये क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे को देखने को क्या मिल रहा है कि भाई देखो, यहाँ पे तो x⁻1 है, यहाँ पे भी x⁻1 है, यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻3 है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर, और वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पूछ लूं मैं आपसे तो क्या है, 1। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। x का कोफिशिएंट -5 है, और कांस्टेंट टर्म 10 है। ये तो आपको पता चल गया होगा। चलो देखो, इनमें वेरिएबल की पावर अलग अलग है, यानी कि तो पावर के आधार पर भी, बेस ऑन पावर, इनको कुछ अलग अलग नाम दिए होंगे, शायद दे रखे हो, शायद क्या दे रखी है। तो पावर के आधार पर देखो, ये पावर है ना, जो इनको कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं इनको, डिग्री। पहले समझो, डिग्री कहते हैं। अब देखो, ये जो पोलिनोमियल है इसमें डिग्री कितनी है, जो वेरिएबल की पावर, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ी पावर जो होती है ना, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे इसमें वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। इसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 2 है, तो इसमें इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब इसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 3 है। देखो है तो 2 भी, लेकिन सबसे ज्यादा वाली देखनी है, सबसे ज्यादा कितनी है, 3 है। तो इसमें इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या होगी, 3। क्लियर है बात, क्लियर होगी। मतलब कि जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। इसकी कितनी डिग्री है, 3, इसकी 2, इसमें 1। क्लियर है। तो इस डिग्री के आधार पर इनको कुछ नाम दिया गया होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का क्या क्या नाम दिया गया है। अब चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल को क्या क्या नाम दिए गए हैं।
देखो ये लिखा है 5x+2, इसमें वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है बात, 1 डिग्री है, तो जिसकी डिग्री 1 है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, उस पोलिनोमियल को हमने नाम दिया है लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर, सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 1 है, 1 से बड़ी पावर नहीं है, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। तो अब x² + 5x+6, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, 2। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है यहाँ पे, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, सबसे बड़ी पावर 2 हो, उस पोलिनोमियल को नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से x⁻³ x³ + 2x² - 5x + 10, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, सबसे बड़ी पावर, वैसे तो इसमें 2 भी है लेकिन 3 भी, लेकिन सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है, x की पावर 3, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो जिसमें वेरिएबल की पावर, सबसे बड़ी पावर 3 हो, 3 हो, उसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहां पे लिखा नहीं, अगर 4 पावर हो सबसे बड़ी तो बाई क्वाड्रेटिक। और एक और बात, वेरिएबल की पावर जितनी भी होगी, उसकी डिग्री जितनी भी होगी, उतने ही जीरोज निकलेंगे। यानी कि यहां पे देखो, यहां पे x की पावर, वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो यहां पे x की वैल्यू 1 निकलेगी। ठीक है, यानी एक वो वाला नहीं, मतलब कोई कुछ भी वैल्यू लिख लो, 1 लिख जीरोज। जैसे यहां पे मैं लिख लू कि 5x+2, इसका जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब क्या होता है, वो भी मैं यहीं पर समझा देता हूं। जीरोज का मतलब होता है वो वैल्यू जो हम x की या वेरिएबल की जगह पर रखें, वो वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर रखे, तो वह पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो 0 आएगी। ठीक है, पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू वो 0 आएगी, उसको कहते हैं हम जीरोज। तो जितनी भी वेरिएबल की पावर, सबसे बड़ी पावर जितनी होगी, उतने ही जीरोज निकलेंगे, यानी कि जितनी डिग्री उतने जीरोज। लीनियर पोलिनोमियल है, यानी सबसे बड़ी पावर 1 है तो जीरोज 1 निकलेगा। सबसे बड़ी पावर 2 है वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, यानी वेरिएबल की पावर 3 होगी, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 होगी, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होगी। अब देखो इसका निकालते हैं, जीरोज का मतलब x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे, देखो पावर 1 है तो 1 निकलेगी, यानी कोई एक ऐसी वैल्यू जो x की जगह पर रखे, वेरिएबल की जगह पर रखे, तो ये सारी जीरो हो जाए, तो हम पहले मान लेंगे कि ये 0 हो गई। ठीक है, तो अब ये 2 इधर आ गया, तो ये प्लस है तो माइनस का 2, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर आ क्या हो जाएगा, -2/5 डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या है, -2/5, यानी x की ये वैल्यू -2/5 एक ऐसी वैल्यू है, अगर हम इसमें रखेंगे पोलिनोमियल में, तो इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है बात, क्लियर है, देखो करके दिखाता हूं। 5x, x की जगह पर क्या रखेंगे हम, -2/5 और +2, 5 से 5, यहाँ पे -2 बच गया, प्लस का 2 बच गया, कितना आ गया, 0। तो जीरोज किसे कहते हैं पता चल गया होगा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब जीरोज निकालना भी सिखाऊंगा मैं, ये तो चलो लीनियर के तो आप निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक के दे दिए, क्यूबिक के दे दिए, वो भी निकालना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सारा फंडा समझ में आ गया होगा, डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री के आधार पर नाम क्या होते हैं, कितने जीरोज निकलेंगे, यानी वेरिएबल की कितनी वैल्यू निकलेगी किसी भी पोलिनोमियल की, वो सबसे बड़ी पावर जितनी है उतनी ही जीरोज निकलेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा फंडा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, आपके जो चैप्टर में बार बार जिक्र होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आधार पर ही पूरा चैप्टर चलेगा। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेता हूं, x² + 5x + 6, इसको हम बहुत देर से एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। तो अब
हमने क्या करना है, आपको इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देगा और पूछेगा कि इसके जीरोज निकालो, यानी सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल की 2, यानी कि दो एक्स की दो ऐसी वैल्यू निकालो जिसको रखने पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो, उसी को कहते हैं जीरोज। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बताया था मैंने। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, सारा मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर देखो, आप जब भी जीरोज निकालने हो तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे है ए क्या हमारा एक है और ये है सी, तो ए की और सी की मल्टीप्लाई करो, रफ में हम रफ में करके देख लेंगे, जो भी हो, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 6 है, तो 6 बन जा 6, कुछ भी हो ए की और सी की मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है 6, और ये क्या है, ये हमारे पास बी, तो हमें बी को दो हिस्सों में बांट लेना है, दो हिस्सों में, और वे हिस्से ऐसे होने चाहिए कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें, उन दोनों टुकड़ों की मल्टीप्लाई करें जो बी के होंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ए की और सी की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, जो भी इनकी मल्टीप्लाई होगी उसके बराबर, यानी 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 बनना चाहिए। अब जोड़ने पर 5 बनना चाहिए या घटाने पे, वो डिपेंड करता है आपका जो सी वाला साइन है, जो कांस्टेंट वाला साइन है, अगर ये प्लस का है तो दो ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 5 बने, गुणा करने पर 6 बनना ही चाहिए। यहां पर अगर माइनस दे रखे हो तो दो ऐसे टुकड़े करो कि माइनस करने पर 5 बने, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 5। अब वे कौन से होंगे आपको बता दिया जाता है कि करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कैसे करो। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करने हो तो आपने क्या करना है, ए की और सी की मल्टीप्लाई करो, जितना भी आए उसके फैक्टर कर दो। देखो प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 पर, 3 से 1 पर, यानी यहाँ पर 2 और 3। अब इन फैक्टर में से ही जो जितने फैक्टर आएंगे, इन फैक्टर में से ही आपके वे बी के दो हिस्से बनेंगे। देखो जोड़ने पर आना चाहिए तो दो ये रहा, 3 ये रहा, जोड़ने पर 5 बन रहा है, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, यानी ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल बन रहा है, तो यानी कि मेरे को मिल गए 2 और 3, वे मैंने यहाँ पे बी के स्थान पर रख देने हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज 5 की जगह पे क्या रखना, 2 + 3, और एक्स एज इट इज +6, मैंने कुछ छेड़खानी तो नहीं करी, इसका मतलब भी 5 ही है। क्लियर है। अब ये कैसे होंगे ये मैंने बता दिया, और एग्जांपल ले लेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर, अब प्लस की मल्टीप्लाई अंदर, यानी +2 और एक्स की +2x प्लस प्लस +3x और +6। अब जो ये दो हिस्से हमने किए हैं बी के, दो हिस्से हमने कर दिए बी के, इसमें से एक हिस्से को आगे वाले के साथ ले लो, दूसरे हिस्से को पीछे वाले के साथ ले लो। क्लियर है। यानी एक हिस्से को आगे वाले के साथ, दूसरे हिस्से को पीछे वाले के साथ। क्लियर है। इनको अलग अलग बांट लो, बी के हिस्सों को अलग अलग बांट लो। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक्स कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है ले लो, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन, यानी डिवाइड करना है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बच जाएगा, यहाँ पर अगर एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, देखो ध्यान से, ये दोनों टर्म किससे डिवाइड जा रही है, 3 से, तो यानी कि प्लस का 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 2 पर कट जाएगा, प्लस का 2। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी आप इस तरीके से सोल्व करो और ये जो दो ब्रैकेट आए हैं, दो ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। ठीक है। और अगर ये दोनों ब्रैकेट, अगर साइन भी चेंज हो जाए ना, दोनों का अलग अलग हो, जब भी आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट देखो, इस वाली टर्म में भी ये ब्रैकेट, इस वाली टर्म में, तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया मैंने x+2, अगर ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, इसको मैं x+2 से डिवाइड करूंगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x, इसको x+2 से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 3 बच जाएगा, और जीरो निकालनी है ना, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर जीरो हो जाए, तो इक्वल टू जीरो रखते हुए चलेंगे हम। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। अब ये हो गए हमारे फैक्टर,
ये हो गए हमारे फैक्टर किसके, इसके। अगर सिर्फ आपसे फैक्टर पूछ ले तो ये है हमारे फैक्टर। क्लियर है बात, ये हमारे फैक्टर है। अब आपने क्या करना है, देखो यहां तक पता चल गया होगा, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो ब्रैकेट कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो, या फिर इस तरीके से कर सकते हो, जो ये कॉमन लिए है ना उनको तो एक साइड लिख लो, x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, +3 इक्वल टू 0, और इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट उठा लो, x + 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। अब यहां से x की क्या वैल्यू आती है, देखो ये प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3, -3, यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। तो x की दो वैल्यू कौन सी होंगी, एक तो -2, एक +2। ये दो वैल्यू है जिनको रखने पर -3 रखेंगे x की जगह पर, जहां जहां पे x है तो भी 0 बनेगी, और -2 रखेंगे तो भी 0 बनेगी। क्लियर है बात, इस तरीके से निकालनी होती है हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज। क्लियर है, क्लियर है सभी मतलब एक बारी कमेंट करके जरूर बताओ क्लियर है। अब जो ये जीरोज है इनके बीच में जो रिलेशन है वो बताने वाला हूं मैं अब आपको, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन जीरोज के बीच के रिलेशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके जीरोज के बीच में रिलेशन, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने मान लिया कि इसके दो जीरोज मैंने निकाल दिए, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, यानी कि x की ये दो वैल्यू होगी, एक अल्फा है एक बीटा है। क्लियर है यहां तक। अब यानी कि अगर एक वैल्यू मेरी अल्फा निकली है तो इसके दो फैक्टर कौन से होंगे, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 थी, तभी तो अल्फा निकली है वैल्यू, और एक फैक्टर क्या है, x माइनस बीटा। ये दो फैक्टर हैं, तभी तो x की वैल्यू अल्फा आई है और x की वैल्यू बीटा आई है, इसको 0 के इक्वल रख दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू अल्फा आएगी, इसको 0 के इक्वल रख दूंगा तो x की वैल्यू बीटा आएगी। क्लियर है, ये दो जीरो है, इसका मतलब ये है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई बीटा के साथ माइनस का बीटा x। अब अल्फा की x के साथ माइनस का अल्फा है और प्लस का x है, तो माइनस का अल्फा x अल्फा की बीटा के साथ, देखो ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है, यहां से देखो एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस का हो जाएगा, और एक्स भी कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये बच गया यहां से प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है, यानी कि दो जीरोस दे रखी थी और दो जीरोज का मतलब है x माइनस, ये अगर ये माइनस का होता तो प्लस का लिख लेते। इस तरीके से अगर ये मैंने इस तरीके से किया तो मेरे को ये मिल रहा है, ये क्या है, इन दो जीरो से बनी हुई क्या है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल तो हमारी ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस अब यहां से मेरे को क्या मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे देखो a है जो वो 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लाने के लिए क्या करूंगा, a को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं a को कॉमन लूंगा, यानी कि अगर मैंने a कॉमन ले लिया, लो a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो एक बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया एक, अब यहाँ पे प्लस b बाय ए एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का c बाय ए। इस तरीके से अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि पहले हमने a को 1 बनाना था। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a था। क्लियर है बात, तो अब अगर इसको कंपेयर करें हम तो एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, दूसरी टर्म देखो माइनस माइनस ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके है, इक्वल है b बाय ए के, क्योंकि ये भी x का कोफिशिएंट है और ये भी x का कोफिशिएंट है, तो इसलिए इनको इक्वल रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल रखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल रखेंगे, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से एक वो और लिखते हैं के, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात,
तो अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के। क्लियर है बात। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस, क्योंकि ये तो जीरोस थी ना, अल्फा और बीटा तो जीरोस थे, तो यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय ए के। और अब ये अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाय ए, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म ये भी कांस्टेंट टर्म। तो यानी कि देखो ये तो प्रोडक्ट कर दिया मैंने, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा किसके? सी बाय ए के। क्लियर है बात। यानी अगर हम दो जीरोज को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ कितना क्या किसके बराबर होगा? माइनस बी बाय ए। यहाँ पे बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज। ठीक है ना, हमने जीरोज के बीच का रिलेशन बता दिया है आपको। क्लियर है बात। वैसे तो सभी आपको सीधे ये याद करवाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा है इक्वल है सी बाय ए। मैंने ये आपको करके दिखा दिया कि क्यों इक्वल है। क्लियर है बात। अब कोई हम एक या पिछले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को इसमें रख करके इसका रिलेशन हम करके देखेंगे कि ये है भी या नहीं भी है। ठीक है ना। तो चलिए हम पिछले वाले जो पोलिनोमियल है जो हमने सोल्व करी थी वो लेते हैं और इनके बीच का रिलेशन हम पता करते हैं। तो देखिए ये है वो पोलिनोमियल जो हमने सोल्व करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसके x की वैल्यू क्या लिखी थी? -2 और -3। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने क्या पता किया था अभी कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके था? माइनस बी बाय ए के। इक्वल देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक जीरो हमने मान ली अल्फा है, दूसरी जीरो को मान लिया हमने बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -3। क्लियर है। तो इनका जो सम आया है -2 -3 यानी -5। क्लियर है बात। अब क्या ये भी यही है? तो माइनस बी बाय ए क्या होगा? बी क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है? 5। तो ये हो गया हमारा 5। माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। बाय ए क्या है यहाँ पर? 1। तो -5 बाय 1 इक्वल क्या होता है? -5। क्या ये रिलेशन सही है? यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी बाई ए के। यस, ये इक्वल है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी हमारा -5 आया और माइनस बी बाई ए भी हमारा -5 आया। क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल किसके दिखाना? सी बाई ए के। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू -3, इनके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। क्लियर है। तो क्या सी बाई ए भी 6 होगा? देखते हैं। सी क्या? कांस्टेंट टर्म। 6 बाई ए क्या है? 1, तो 1। और 6 बाई 1 इक्वल टू 6। क्या इक्वल है? हाँ इक्वल है। इक्वल है नहीं है? तो यानी कि हमने दिखा दिया भाई, रिलेशन दिखा दिया इनके बीच का। क्लियर। इनकी हेल्प से हम फिर हमें एक और प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होंगे कि हमें जीरोज का प्रोडक्ट करके दे देंगे, जीरोज का सम करके दे देंगे, प्रोडक्ट भी दे देंगे, सम भी दे देंगे। फिर कहेंगे कि पोलिनोमियल बनाओ, वो भी हम सीखेंगे। ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। और मैं ये मानता हूं कि अगर अब तक जो मैंने सिखाया है अगर ये आपने सही से सीख लिया तो दूसरा चैप्टर आपका खत्म है। बस एक टॉपिक और रह गया हमारा अब कि ग्राफ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए लास्ट में हम पोलिनोमियल द्वारा बने हुए ग्राफों पर डिस्कस करते हैं। तो ये है आज इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक। हमें क्या दिया? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमने ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा ग्राफ कितनी जीरोज बना रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना होता है, हमने यहाँ पे देखना होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस क्या होती है, ये टेढ़ी वाली, ठीक है, पता है आपको। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई कर्व कितनी बार कट कर रहा है या उसको छू रहा है। बेसिक से वो टच करके ऊपर उठ रहा हो, बेसिक से पूरा प्रॉपर ना कट कर रहा हो, फिर भी वहां पर एक जीरो गिनी जाएगी। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कितनी जीरो बना रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बारी कट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये तो सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर तो कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारी जीरोज कितनी है, जीरो है, एक भी जीरोज नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बारी कट कर रहा है, तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक कट बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये एक कट बना रहा है तो इसकी जो जीरोज है वो एक है, क्लियर। इसकी कितनी जीरोज निकलेंगी, एक जीरोज निकलेगी। अब ये ग्राफ है, ये कर्व इस पर कितने कट बना रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है तो एक दो तीन, तीन कट बना रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि इस ग्राफ में कर्व द्वारा बनाए गए तीन कट एक्स एक्सिस के ऊपर हमें दर्शा रहे हैं कि इसकी एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 3, यानी इसके जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे, क्लियर है बात। अब इसी तरीके से ये देखो, ये फोर्थ, यहां पर ये जो एक्स एक्सिस पर कितनी बारी कट कर रहा है कर्व, 1 2 3 4, 4 बारी कट कर रहा है। वाई एक्सिस पर ध्यान नहीं देना, वाई एक्सिस पर भी कर रहा है, लेकिन आपने सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखना, तो यानी कि इसकी 4 जीरोज निकलेंगे। और ये जीरोज होती क्या है, ये यही तो वैल्यू होती है, ये कहाँ पर कट कर रहा है, यानी 1 2, अगर मान लो 3 पर कट कर रहा है तो एक जीरो जिसकी 3 है, ये मान लो 2 पर कट कर रहा है तो एक जीरो 2 लिखेगी, ये 5 कर रहा है तो एक जीरो जिसकी एक जीरो इसकी 5 लिखेगी। इसी तरीके से जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कर्व बनेंगे वो पैराबोलिक होते हैं, क्या होते हैं, पैराबोलिक। वो या तो इस तरीके से बनेंगे या फिर इस तरीके से उल्टे बनेंगे। ये भी फंडा होता है कि उल्टे कैसे बनेंगे, उल्टे मतलब ऊपर की तरफ खुले हुए बनेंगे तो क्या है, नीचे की तरफ खुले हुए बनेंगे तो क्या है। देखो जब भी x, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर 0 से बड़ा हो, यानी प्लस की वैल्यू, ठीक है, प्लस की वैल्यू, तो जो हमारा पैराबोला है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, क्लियर है बात। और अगर यहाँ पे a 0 से छोटा हो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस में हो, तो जो हमारा ये पैराबोला हो नीचे की तरफ खुला हुआ बनेगा, क्लियर है बात। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब आपकी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, ये कट नहीं कर रही, सिर्फ टच कर रही है, या टच कर रही है या कट कर रही हो, वो वहां पे गिनती जरूर होगी। तो 2 3 4, तो ये कितनी जीरोज बनाएगा, 4। अब वे जीरोज क्या क्या है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेंगे तो पता लग जाएगा, क्लियर है बात। तो इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ होगा आपको, आपको बताना है कि इसमें बताओ कि ये ग्राफ में ये कर्व कितनी जीरो बना रहा है, क्लियर है। और आपको वे गिनने हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बारी वो कट कर रहा है, उतनी उसकी जीरो होगी, क्लियर है बात। ये थी आज की आपकी चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये था आपका बेस, अगर ये आपने कर लिया तो आप हार नहीं मानोगे। अब ये पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे अगर ये बेस आपने बढ़िया से कर लिया तो। अब आपने क्या करना है, आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें आपने ये ग्राफ देखने हैं और ये ग्राफ देख करके आपने सिर्फ जीरोज बतानी है। तो एक्सरसाइज 2.1 आपने खुद ही क्लियर करनी है, मैंने ये करवा दी है, इसके ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से लिए हुए थे, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 के साथ।